तो छोटी आंत का वो कौन सा हिस्सा है जो स्टमक से जुड़ा रहता है? डियोडेनम। छोटी आंत का कौन सा हिस्सा है जो आपका बड़ी आंत से जुड़ा रहता है? इलियम। तो डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। ये पिंक वाला क्या है? डियोडेनम। ये ब्लू वाला क्या है? जेजुनम। ये वाला क्या है बड़ा वाला? इलियम। क्लियर हो गई बात ना? यस। ये आगे बढ़ते हैं। तो पाचन का मेन काम कहाँ तक खत्म हो जाता है? डियोडेनम तक। एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है भाई बहुत ज्यादा आपका? जेजुनम तक में। उसी को आइए देखते हैं। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 हिस्से होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। कौन कौन से 3 हिस्से होते हैं? जोर से बोलिए। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। कौन से 3 हिस्से? जोर से गरज करके बोलना है आज एकदम। कौन कौन से 3 हिस्से? फिर से, पहला क्या है? एक सुर में बोला। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? वेरी गुड। यह शर्करा, अमीनो अम्ल और वसीय अम्लों का अवशोषण करती है। कार्बोहाइड्रेट पचता है तो क्या देता है भैया? ग्लूकोज। प्रोटीन पचता है तो अमीनो अम्ल। वसा पचता है तो वसीय अम्ल। उसी को अवशोषण करेगी ना, उसी को ऑब्जॉर्व करेगी ना। तो एब्जॉर्प्शन का काम कहां से होगा? छोटी आंत से। कहां से होगा? छोटी आंत से। अंतिम पाचन कहां होता है? छोटी आंत में होता है। क्लियर हो गई ये बात ना? यस। इलियम बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। इलियम जो है किससे जुड़ा रहता है? बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। माइक्रोविली, इसमें याद कीजिए, बताया इसमें उंगली जैसी संरचना, इसको क्या बोलते थे? विलाई। विलाई बोलते हैं, विलाई, बिली बोलते हैं, बिलाई हुई बिलाई। विलाई में छोटे छोटे सेल पाए उसका बोलते हैं माइक्रोविली। उसी माइक्रोविली से खींच लेता है। तो एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? छोटी आंत में विली के माइक्रोविलाई से। क्लियर हो गई बात ना? जो यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए ये रहा छोटी आंत। इसको अगर मैं काट के निकालू तो उसके अंदर आपको ऐसी संरचना दिखेगी, उंगली जैसी दिख रही, उंगली जैसी संरचना। तो ये कौन? विलाई। ये कौन है? विलाई। इसके जब इसी को जूम करूंगा तो दिख रहा है छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं। तो ये क्या है आपका? माइक्रोविलाई। क्या है ये? माइक्रोविलाई। ये वाला नहीं, ये गोला नहीं, गोला तो सेल का न्यूक्लियस है। ये जो इधर बाल जैसी दिख रही है पतली पतली, इसको बड़ा करते हैं। ये जो दिख रहा है इधर बाल जैसा पतला पतला, ये है माइक्रोविलाई। क्या है? ये है माइक्रोविलाई। उसी से एब्जॉर्प्शन होता है पचा हुआ जो हम खा रहे हैं ना, उसी से विटामिन खींचेगा, उसी से आपका पोषण खींचेगा, उसी से आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम सब जो आप खा रहे हो सब उसी से खींचा जाता है। ठीक हो गई बातें? यस, याद रखेंगे। हो गया, ये भी हो गया। हाँ, पोषकों का अवशोषण करता है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अवशोषण, क्योंकि छोटी आंत से क्या होना है? भोजन का हम पाचन सर करवा चुके थे। पाचन का मेन हिस्सा क्या होगा? अब एब्जॉर्प्शन होगा। यही होगा ना कि अवशोषित करें, अब सब चीज पच चुका है। तो अवशोषण देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से किस चीज को एब्जॉर्ब किया जाता है और आपके लार्ज इंटेस्टाइन से किस किस चीज को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक, तो आज मेन टॉपिक यहाँ से चालू हो रहा है, तो इसको ध्यान से याद करते रहो, एकदम बच्चे वाला चीज है, अब आपको पता चल गया है। कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से पाचन कहाँ हुआ था? कहाँ पाचन हो गया था? हाँ, ड्यूडेनम में। तो किसका हिस्सा है? छोटी आंत का। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से पाचन हो, अवशोषण होगा? कार्बोहाइड्रेट पाचन कहाँ से हो जाएगा? छोटी आंत से। प्रोटीन छोटी आंत से। फैट छोटी आंत से। जितना भी विटामिन खाए हो छोटी आंत से, जितना मिनरल खाए हो छोटी आंत से। तो हर मिनरल, हर विटामिन, हर फैट, हर प्रोटीन, हर कार्बोहाइड्रेट कहाँ से अवशोषित होगा? छोटी आंत से, सिवाय सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के। मिनरल्स में क्या चीज का अवशोषण नहीं होता है? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का। यही अपवाद याद रखना है कि छोटी आंत से किस मिनरल का अवशोषण नहीं होता है? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। बाकी जितने मिनरल है सबको खींच लेगा। कौन सा मिनरल नहीं खींचेगा? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कौन सा विटामिन नहीं खींचेगा? विटामिन के। कौन सा विटामिन नहीं खींचेगा? विटामिन के नहीं खींचेगा। कौन सा विटामिन नहीं खींचेगा? विटामिन के। कौन सा विटामिन नहीं खींचेगा? विटामिन के। याद रहेगा ये बात? यस। क्यों विटामिन के? क्योंकि याद कीजिए विटामिन के किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। तो वसा के साथ स्टोर भी होगी है आपके शरीर में जाकर के, है ना, इसलिए। क्लियर हो गई बातें? यस। तो कौन सा विटामिन छोड़ करके? विटामिन के। अब जो विटामिन के आगे बढ़ जाएगा, आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आगे बढ़ जाएगा, तो कहाँ जाएगा? कहाँ अवशोषित होगा? बड़ी आंत में के अवशोषित होगा। कहाँ पे होगा भैया आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम? बड़ी आंत में अवशोषित होगा, है ना। तो कौन सी चीजें बच जाएंगी? सारे मिनरल छोटी आंत में, सारे विटामिन छोटी आंत में। विटामिन में किसको छोड़ देना है? के को। तो के कहाँ पे अवशोषित होगा? बड़ी आंत में। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कहाँ अवशोषित होंगे? बड़ी आंत में। अब याद रहेगा ना? यस। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? बड़ी आंत में। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? बड़ी आंत में। क्यों? छोटी आंत में क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि बताइए मल साफ नहीं होगा, मल को मूव करने में दिक्कत होगा। जो मल है आपका भैया, स्टूल जो आपका है, वो बड़ी आंत में मूव कैसे करेगा? है ना, वो तो चमड़ी को रगड़ा देगा, छील देगा वो तो। यस, तो इसलिए उसमें पानी भरा रहता है, ताकि उस पानी के माध्यम से मूव करते हुए आसानी से
निकल सके। इसलिए उसको निकालने के बाद जितना पानी बचता है बढ़िया तो उसको एब्जॉर्ब करता है एक्स्ट्रा पानी को, बाकी जो बेमतलब का पानी शरीर को जरूरत से ज्यादा है उसको मल के साथ बाहर निकाल देता है। क्लियर हो गई बात ना? यस। इसलिए ध्यान रखेंगे पानी का अंतिम अवशोषण कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में। पानी का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। पानी का अवशोषण ही कहाँ होता है? बड़ी आंत में। सब जगह वहां भी होता है, थोड़ा थोड़ा सब जगह होगा कि विटामिन खींचे थोड़ा पानी आ गया, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, मगर मेन रूप से पानी का भैया कहाँ अवशोषण होता है? बड़ी आंत में। क्योंकि अगर छोटी आंत ही सब पानी खींच लेता तो बड़ी आंत में जो मल जाता हमारा वो तो भाई आगे मूव ही नहीं कर पाता। यस, इसीलिए मिनरल्स कौन कौन से अवशोषित होगा? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। विटामिन कौन सा अवशोषित होगा? विटामिन के। ड्रग्स, जितने ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन, निकोटीन, कैफीन, क्लियर होगी बात ना? ये सब कहाँ से अवशोषित होते हैं? बड़ी आंत से। कहाँ से अवशोषित होते हैं? बड़ी आंत से। फर्मेंटेड कार्ब्स, फर्मेंटेड मतलब भैया किण्वन की विधि के द्वारा जो भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं जिसमें किण्वन हुआ है ना, किण्वन की विधि हुई है, उस वाला जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसका अवशोषण कहाँ से होता है? बड़ी आंत से। जैसे जलेबी बोलते हैं ना, जलेबी क्या करते हैं? पहले उसका मसाला बना करके रख देते हैं रात से ही, ताकि अच्छे से क्या हो जाए भैया? फर्मेंट हो जाए, है ना, फर्मेंटेशन हो जाए, कीड़ा हो जाए, बैक्टीरिया उसको भैया अच्छे से और सॉफ्ट कर दे। यस, तो जलेबी, डोसा, अल्कोहल, जिस भी चीज का निर्माण फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से होता है वो सब कहां से अवशोषित होते हैं? बड़ी आंत से। कहां से अवशोषित होते हैं? बड़ी आंत से। ठीक हो गई बात ना? दारू कैसे बनता है? किण्वन की विधि के द्वारा। जलेबी कैसे बनता है? किण्वन विधि द्वारा। डोसा कैसे बनता है? उसी के द्वारा। इडली कैसे बनता है? उसी के द्वारा। ब्रेड कैसे बनता है? बहुत सारा ब्रेड केक वैसे उसी के द्वारा बनता है। ठीक हो गई बात ना? फर्मेंटेड के द्वारा। तो वो सबसे जो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा वो कहाँ अवशोषित होगा? बड़ी आंत में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट क्या कि हम कौन सा चीज खा रहे हैं, कहां से अवशोषित हो रहे हैं ना? यस। चलिए अगला भैया आता है बड़ी आंत। छोटी आंत खत्म हो गया हमारा, अब अगला क्या आ गया? बड़ी आंत। बड़ी आंत को बड़ा क्यों बोलते हैं? लंबाई के कारण कि चौड़ाई के कारण? चौड़ाई के कारण। लंबी तो कौन है सबसे ज्यादा? छोटी आंत है। क्लियर? तो पूरा एलिमेंट्री ग्लैंड की लंबाई कितनी है? 9 मीटर। उसमें के लिए छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 6 मीटर, है ना? 9, 9.5, 6, 6.5 ऐसा डाटा है। 9 मीटर पूरा एलिमेंट्री कैनाल, 6 मीटर आपका छोटी आंत। ये भैया आपका छोटी लंबाई में तो छोटी आंत से छोटी है, मगर उसका छोटी आंत का चौड़ाई कितना है? कितना है? 1 इंच। और इसका कितना है? 3 इंच। यस, तो याद रखेंगे भैया ये 3 पार्ट होते हैं इसके भी। जैसे छोटी आंत के 3 पार्ट है ना, वैसे ही बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। बड़ी आंत के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? सीकम, कोलोन और रेक्टम। बोलो साथ में, सीकम, कोलोन और रेक्टम। क्या क्या? सीकम, कोलोन और रेक्टम। क्या क्या? सीकम, कोलोन और रेक्टम। जोर से बोलो। यस। अब देखिए छोटी आंत का डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम जिस हिस्से से आके जुड़ता है, ठीक है, तो पचने के बाद भोजन छोटी बड़ी आंत के जिस हिस्से में सबसे पहले पहुंचता है वो क्या कहलाता है भैया? सीकम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है। क्लियर हो गई बात ना? तो पूछेगा कि बताइए छोटी आंत बड़ी आंत के किस हिस्से से जुड़ती है? सीकम से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? सीकम से। ये जो छोटा सा लटक रहा है घंटी जैसा, अपेंडिक्स बोलते हैं। इसका बोलते हैं इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है मेरा, इसी को ऐसे काटते हैं, खचाक से निकाल देते हैं पेट से। क्लियर हो गई बात ना? इसे बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। क्लियर हो गई बात है? यस। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन, तो अपेंडिक्स किसी से जुड़ा हुआ है? सीकम से जुड़ा हुआ है। ठीक हो गई बात? अभी बहुत सारी चीज बताऊंगा इसका इंटरेस्टिंग, ठीक है? देखना आप लोग पहले, अरे ऐसा हो रहा है करके। तो ये सीकम, सीकम भैया ये जो पूरा ब्लू है, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू पूरा, ये क्या है? कोलॉन। कौन है ये? कोलॉन। कौन है? कोलॉन। सीकम हो गया। ये कौन है? पूरा कोलॉन। तो बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? कोलॉन। बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? कोलॉन। बड़ी आंत में सर्वाधिक लंबाई किसकी है? कोलॉन की। क्लियर हो गई बात ना? उसके बाद आपका मल जिस स्थान पे आके जमा हो जाता है, आपका मल जिस स्थान पे आके जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? रेक्टम। उसे क्या कहते हैं? रेक्टम। और मल जमा हो रहा है तो मल के रहने का जगह, मल का आश्रय, तो मलाशय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मलाशय। क्लियर हो गई बात ना? यस। और उसके बाद भैया ये जो छिद्र होते हैं यहाँ पे इसे कहते हैं एनस। क्या कहते हैं इसे? एनस। और एनस से मल हो जाता है बाहर। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो बढ़िया थे। कितने हिस्से हैं? सीकम है, कोलॉन है और रेक्टम है। क्लियर हो गई बात ना? क्या क्या है? सीकम, कोलॉन और रेक्टम। अब सीकम क्लियर हो गया, रेक्टम क्लियर हो गया, मगर इसमें कोलॉन भैया बहुत बड़ा है। तो कोलॉन को और एक छोटा सा वर्गीकरण करते हैं। ऊपर चढ़ने को बोलते हैं असेंडिंग। क्या बोलते हैं? असेंडिंग। तो ये है बेटा असेंडिंग कोलॉन। ठीक हो गई बात ना? नीचे आने बोलते हैं डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। तो ये है बेटा डिसेंडिंग कोलॉन।
और सीधा सीधा ट्रेवल करना बोलते हैं ट्रांसवर्स होना, ट्रांसफर करना, ट्रांसवर्स का, इसलिए क्या है ट्रांसवर्स कोलॉन, क्या है ये ट्रांसवर्स कोलॉन। क्लियर हो गई बात ना। तो कोलॉन कितने हिस्से में टूटा हुआ है, तीन। क्या क्या है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। क्या क्या, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। तो मल कैसे ट्रेवल करेगा, सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, रेक्टम, एनस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बात, यस, ध्यान रखेंगे। आगे ये इलियम टच होता है, इससे बता दिया मैंने, ये भी खत्म। राइट कोलिक हेप्टिक फ्लेक्चर, ये जो मोड़ है इसको, ये राइट साइड है, ऐसे में खड़ा हो गया तो मेरा राइट साइड है, तो इस मोड़ को क्या बोलते हैं, जो मुड़ा हुआ ऐसे, इस मोड़ को बोल रहा है राइट कोलिक हेप्टिक फ्लेक्चर। क्या बोल रहा है, राइट कोलिक हेप्टिक फ्लेक्चर। तो बोलेगा हेप्टिक फ्लेक्चर किससे जुड़ा हुआ शब्द है, तो क्या बताएंगे, बड़ी आंत से। वैसे यहाँ लेफ्ट में मुड़ा है तो बोलेगा लेफ्ट कोलिक, क्या बोलेगा, लेफ्ट कोलिक स्प्लेनिक फ्लेक्चर। क्या बोलेगा, लेफ्ट कोलिक स्प्लेनिक फ्लेक्चर। क्लियर हो गई ये बात ना। तो मोड़ को क्या बोलते हैं, फ्लेक्चर। क्या बोलते हैं मोड़ को, फ्लेक्चर। वो भी हो गया, सब बता दिए, यस। अब ये जो हिस्सा जहां से अगर असेंडिंग हो गया, ट्रांसवर्स डिसेंडिंग, अब जिससे कर्व लेगा, इस कर्व वाले हिस्से को अलग से बोलता है सिग्मोइड कोलॉन। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलॉन। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलॉन। जैसे हिस्सा उसको बोल रहे हैं सिग्मोइड कोलॉन। ठीक है बात ना, यस। अब इसको और हम एक सीक्वेंस में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला सीक्वेंस क्या भैया आपको बताइए, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम से आया किसमें, सीकम में। सीकम से असेंडिंग कोलॉन, फिर राइट कोलिक हेप्टिक फ्लेक्चर, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर लेफ्ट कोलिक स्प्लेनिक फ्लेक्चर, फिर नीचे डिसेंडिंग कोलॉन, फिर सिग्मोइड कोलॉन, फिर रेक्टम, फिर एनस, फिर एनस। तो आगे भैया एनस या एनल कैनाल। ठीक होगी बात ना, यस। यह है मल द्वार, इसे बोलेंगे मल द्वार, मल द्वार। यह है मलाशय, मलाशय। ठीक हो गई बात ना, यस। ये तो भाई अभी उसका, अभी आप केवल इसके पार्ट्स के बारे में जाने हैं। ठीक हो गई बात। तो हाँ सर, अब सीकम, कोलोन और रेक्टम किसके हिस्से हैं बोलेगा तो क्या बताएंगे, बड़ी आंत के। किसके हिस्से हैं, बड़ी आंत के। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 1 से 1.5 मीटर। कितनी होती है लंबाई इसकी, 1 से 1.5 मीटर। कितनी होती है, 1 से 1.5 मीटर। जबकि डायमीटर कितना है, 3 इंच बोला। क्या बोला, 3 मीटर नहीं, 3 एम गलत है वो, 3 इंच। क्लियर हो गई बात ना, यस। ध्यान रखना। ये देखिए ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर, अगर आप काटे बड़ी हाथ को तो भी ऐसे दिखाई देगा, दिख रहा है ना मोटा हिस्सा, यस। ये है बड़ी हाथ का क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर आप काटेंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा। उसके अंदर देखिए वैसी माइक्रोविलाई जैसी स्ट्रक्चर है, तो उसमें से भी एब्जॉर्प्शन होगा, जो जो चीज बचा हुआ है ना, यस, यहीं से। अब इसमें कुछ स्पेशल चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ भैया एक छोटा सा चीज जुड़ा हुआ है, ये वाला देखो, इसे क्या बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अब कोई व्यक्ति जिसके पेट में अचानक से असहनीय दर्द होना चालू हो जाता है, क्लियर हो गया, तो आदमी को 2 चीज का शक होता है, या तो इसके पेट में पथरी हो गया है, तो पथरी तो हमें उत्सर्जन तंत्र में पढ़ लिए थे, या इसके पेट में क्या हो गया, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन। अब पथरी होगा तो भी आपको लिटिल सर्जरी करके या लेजर के द्वारा उसको फोड़ के निकालना पड़ेगा। अपेंडिक्स होता है तो नॉर्मली काट के ही निकाल देते हैं इसको। क्लियर, क्यों काट के निकाल देते सर, अगर हमारे शरीर में तो इसका तो कुछ काम होगा ना। तो पहले ऐसे मानते थे साइंटिस्ट लोग कि अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, काम नहीं तो भगवान क्यों इसको दिए हमारे शरीर में, सर इतने बेवकूफ थोड़ी है भगवान जी जो हमको बनाए हैं। नहीं, भगवान जी बहुत होशियार है। पहले हम लोग क्या थे, वानर। क्या थे हम लोग पहले, वानर। तो हम लोग क्या करते थे, कच्चा पेड़ पौधा, पत्ता, फल, ये। फिर हम उन्हें आदि मानव क्या खाने लगे, कच्चा पेड़ पौधा, मांस वांस सब कच्चा खाने लगे। फिर हम लोग क्या बने भैया, धीरे से हम लोग पकाना सीखने लगे। आदि मानव आग की खोज कर लिए, खाना पकाना सीखे। तो जब जो भी जानवर या जीव जंतु कच्चा भोजन खाएगा, कच्चा भोजन मतलब जिसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा हो। सेल्यूलोज किसमें होता है, पेड़ों की बाहरी परत होती है सेल्यूलोज। तो जो भी सेल्यूलोज वाला भोजन खाएगा, कच्चा भोजन खाएगा, उसके पाचन के लिए अपेंडिक्स था। क्लियर हो गई बात ना। तो जब हम भी कभी आदि मानव थे, वानर थे, तो हमारे अंदर अपेंडिक्स बहुत बड़ा था, या पूरा बड़ा सा, क्लियर हो गया, थैला जैसे। फिर हम जैसे जैसे खाना पका के खाना सीख गए, तो अपेंडिक्स सिकुड़ते 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 सिकुड़ते, क्योंकि उसका यूज ही नहीं हो रहा है, सिकुड़ते 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 ऐसे उंगली नुमा भैया स्ट्रक्चर में आ गया। क्लियर हो गई बात ना। इसीलिए शरीर का कोई भी ऐसा अंग जो वर्तमान में, जिसके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं, जिसका वर्तमान में भरपूर उपयोग नहीं है, उसे कहते हैं क्या, अवशेषी अंग। क्या कहते हैं उसे, इंग्लिश में वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अपेंडिक्स वर्तमान समय में, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वर्तमान समय में क्या है, अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है ये,
अवशेषीय अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन देखिए, इसमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग है, माने अवशेष रूप में बचा हुआ है, काम इसका नहीं है, बस अवशेष रूप में बचा हुआ है। तो कौन होगा उसका एक आंसर? अपेंडिक्स होगा। इसके अलावा इससे पहले पढ़ाया था तब भी बताया था हम कुछ कुछ, है ना? क्या क्या भैया? नाखून, बाल, आपका अक्ल दाढ़, या दांत याद कीजिए, विजडम टीथ सबसे लास्ट वाला, ऊपर का लास्ट, नीचे का लास्ट, इधर का लास्ट, इधर का लास्ट, विजडम टीथ आपका अपेंडिक्स वो है, अवशेषी अंग है। ये अपेंडिक्स आपका अवशेषी अंग है, नाखून अवशेषी अंग है, बाल अवशेषी, कान का पिन्ना भी लगभग अवशेषी अंग है। क्लियर हो गई बात ना? यस। अब इसको साइंटिस्ट शुरू में सोचते थे कि अरे अवशेषी अंग है, इसका कोई फायदा नहीं है। अब मगर मैं आपको हाल ही में जो रिसर्च हुआ उसके अनुसार अब आपको कुछ अपडेट दे देता हूँ। तो साइंटिस्ट जब आगे रिसर्च करते गए करके इसका स्कार्फ गिरा, देखिए तो आप लोग किसी का है? हाँ, गंदा है, ठीक है, पैर पोछना होगा फिर। तो भैया इसका बोल रहा हूँ। तो जब साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने लग गए है ना, तो रिसर्च करते गए तो उनको पता चला कि यार अपेंडिक्स का कुछ तो खतरनाक यूज है। कैसे खतरनाक यूज है? तो उसके पहले एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे ही आपके द्वारा खाया हुआ भोजन अवशोषित होकर के आपके इलियम से कहाँ पहुंच गया? सीकम में। तो जब छोटी आंत में था तो वो आपका क्या था? मल नहीं था। मल का कन्वर्जन या मल बनाने की प्रक्रिया बड़ी आंत में ही होती है। कहाँ होती है? बड़ी आंत में। अभी तक मल नहीं बना था। ठीक हो गई बात ना? मल अब यह बड़ी आंत में बनेगा। तो मल मतलब सड़ जाना, गल जाना, सब चीज हो गया ना भाई। तो उसको सड़ाने गलाने का काम कौन करेगा हमारे पेट में? बैक्टीरिया। कौन करेगा? बैक्टीरिया। तो आपकी आंतों की दीवारों में, आंतों में, छोटी आंत में थोड़ी बड़ी मात्रा में, बड़ी आंत में सर्वाधिक मात्रा में एक बैक्टीरिया रहता है, एक जीवाणु रहता है जिसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है? ई कोलाई। सिकम कोलोन रेक्टम, कोलोन में रहता है इसलिए कोलाई, कोलोन में रहता है इसलिए कोलाई। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ई कोलाई। वही ई कोलाई आपके खाए हुए भोजन, पचे हुए भोजन से मल बनाने का काम करता है। समझ में आ गई बात ना? यस। ताकि अब जो आपका खाना था उसमें जो बच गया, बचा कुछ का, उसको सड़ा गला के बाकी रस को बाहर कर दे, बाकी चीज सड़ा के मल बना दे। तो जो बैक्टीरिया है ई कोलाई, वो मल बनाता है। बहुत अच्छे समझना बैक्टीरिया कितना बड़ा यूज है। इसलिए जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो हमारे साथ क्या है? सहजीवी है, सिम्बायोट है। पूछेगा आपसे कि मानव शरीर में कौन सा जीवाणु है जो सहजीवी है, तो क्या बोलेंगे? ई कोलाई बैक्टीरिया। इसका मतलब सारे बैक्टीरिया, सारे जीवाणु नुकसानदायक नहीं होते। जैसे हम दही खाते हैं, दही में कौन से बैक्टीरिया जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस। तो वो जीवाणु भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। ठीक हो गई बात ना? ई कोलाई भी हमारी आंतों में पाया जाता है। मनुष्य के आंतों में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? ई कोलाई। कौन सी बैक्टीरिया? ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक हो गई बात? यस। और वो इकोलाई का काम क्या है? मल में कन्वर्ट करना, पचे हुए भोजन को मल में बदलना। अब मल में तो बदल दिया, मगर कभी कभार आपके जीवन में आपको बहुत मन किया तेल मसाला वसाला खाने का, गुपचुप सुपचुप खाने का, खट्टा पानी पीने का, 4 तरीके का चीज खाने का, आपका हो गया पेट खराब, आपको होने लग गया दस्त, डायरिया। तब आप बताइए, अगर ई कोलाई, मान लो ई कोलाई बना रहा हूं, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है बात। अब आज दस्त हुआ तो पेट में तो जो चीज सब बह के बाहर है कि नहीं है? तो जब दस्त हुआ तो ई कोलाई भी बह करके बाहर। तो अब आप जो खाओगे उसको मल में कौन बदलेगा? समझ में आ गया बात? तो साइंटिस्ट सोचने पे इस पे मजबूर हो गए, यार ये फिर जब दस्त होता है तो सब बह के निकल जाते हैं, तब तो इनकी संख्या हो जाती होगी कम, तो तुम्हारे पाचन फिर से बनेंगे धीरे धीरे, ये मगर फिर से इनको बनने में टाइम लगेगा। तो फिर अगले दिन पाचन कैसे ठीक हो जाता है? पाचन ठीक से कैसे हो रहा है? तो इनको पता चला कि जब दस्त या डायरिया होता है तो ई कोलाई इस अपेंडिक्स में घुस के छुप जाते हैं, और दस्त यहाँ से भैया इधर निकल के चल जाता है। दस्त ठीक होता है फिर यहाँ से बाहर आके मल में बदलने लगते हैं। तो अब पता चल कि यार अपेंडिक्स जो है उसमें ई कोलाई भी रहता है, जो दस्त के समय आके छुप जाता है, तो उसको छुपने का जगह प्रदान करता है अपेंडिक्स। तो अब अपेंडिक्स का भी उपयोग है। मगर अगर कट गया, दिक्कत हो, काट के निकाल ही दिए, सिलाई मार दिए, तो क्या होगा? फिर से बनेगा धीरे धीरे कोलाई, फिर से पाचन होगा। क्लियर हो गई बात ना? तो पाचन हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए इसको अवशेषीय अंग बोलते आ रहे हैं आज तक, मगर उपयोग वर्तमान में ये आपको उनको समझ में आ गया है कि ये उपयोग एक तो है। क्लियर हो गई बातें? तो आपको भैया वर्तमान रिसर्च भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भैया सीकम। उसमें पहला हिस्सा क्या था? सीकम। तो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये इलियम आके जुड़ा, और ये क्या पूरा आपका सीकम। सीकम के नीचे ये दिख रहा है अलग से लटका हुआ, ये क्या है? अपेंडिक्स। ये क्या है? अपेंडिक्स वर्मीफॉर्म
अपेंडिक्स। अब देखिए जो भैया आपका सीकम है, तो सीकम क्या एक पूरा बंद है कि नहीं, एकदम बंद है कि नहीं पूरा, तो एक बंद थैली या ब्लाइंड सैक की तरह दिखाई देता है। तो बड़ी आंत का कौन सा हिस्सा एक बंद थैली ने जैसा दिखाई देता है, क्या बोलेंगे, सीकम। क्या बोलेंगे, सीकम। थैली जैसा आकार किसका है, तो क्या बोलेंगे, सीकम। इसमें वेस्टिजियल ऑर्गन वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स उपस्थित है, जिसे मॉसेसियन या अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स किससे जुड़ा हुआ है, सीकम से। क्लियर ही खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया। हाँ आइए अगला है सीकम। क्या नहीं समझ पाया, देखिए इसको अगर काटे, 1 मिनट बता रहा हूँ। देख रहे ये जो कटर है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, छिद्र, ये देख रहे आपको, देखिए ये आपका ऐसा आ रहा है यहाँ से, ये कौन आपका छोटिया आ रहा है, छोटा के जुड़ गया, यहाँ से आपको भोजन डाल दिया, और ये छिद्र दिख, ये छिद्र दिख रहे हैं, अपेंडिक्स में जा रहा है। दिख रही है ये छिद्र, ये कहाँ जा रहा है, अपेंडिक्स में। क्लियर हो गई बातें ये, यस। तो पूरा बंद एक थैले जैसा है, इसे क्या बोल रहा है भाई, बंद थैले से आकार है, थैले से इसका आकार है, ब्लाइंड ब्लाइंड सैक जैसा इसका आकार है। ये सब आपका सीकम का बात कर रहा है। हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे। हम्म, हम्म। ये हेपेटिक शब्द बोला था इसलिए बोल रहे हो ना, स्प्लिनिक। नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसको बस वैसे ही रखना, नहीं हेपेटिक फ्लेक्चर बस याद रखना, हेपेटिक मोड है इसलिए उसको बोल रहे हैं। हेपेटिक मोड के उद्देश्य इसको बता रहे हैं। हेपेटिक जो आपका यकृत है ना, उसमें पित्ताशय की जो नलिका है वो जैसे मुड़ता है ना, बैंड होता है, वैसे बैंड यहाँ दिखाता है, इसलिए उसको हेपेटिक फ्लेक्चर बोल रहा है, उसके तरह होता है इसलिए, ठीक है। स्प्लिन तो भाई दोनों तरफ है, तिल्ली प्लीहा। स्प्लिन प्लीहा वो क्षेत्र, वो चीज है जिसमें आप जब छोटे बच्चे हैं तब ब्लड का निर्माण होता है। जैसे अब जब हम बड़े हैं तो आपके शरीर में ब्लड कहाँ बनता है बताइए, हड्डी के अंदर। हड्डी कोई मुर्गी उर्गी खाए हो कभी, उसका हड्डी चबाए हो तो उसका हड्डी के अंदर लाल लाल कुछ दिखाई देता है, उसी लाल लाल जो हड्डी के अंदर लाल लाल उसी में बनता है खून हमारे शरीर का। सबसे ज्यादा हड्डी कहाँ बनता है खून आपके शरीर में, कौन सी हड्डी में, तो जितनी बड़ी हड्डी उतना ज्यादा अस्थि मज्जा, जितने बड़े ज्यादा अस्थि मज्जा उतना ज्यादा खून। तो जांग की हड्डी, फीमर। क्लियर हो गई बात ना, यस। इसलिए अगर जांग की हड्डी टूट गई तो समझ लेना भैया बहुत दिक्कत होगा। हड्डी तो टूट जाएगा, खून तो बनते रहेगा, मगर दिक्कत है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा खून बनता है। ठीक, जितनी बड़ी हड्डी उतना बड़ा खून, उतना ज्यादा खून, बड़ा बोल रहा हूँ। आइए ये भी खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, सीकम को देखते हैं। यहाँ सहजीवन संबंधी जीवाणु ई कोलाई पाया जाता है। क्लियर हो गई बात ना, तो पूछेगा आपसे कि सहजीवन या मानव शरीर के किस स्थान पर सिम्बायोटिक या सहजीवी पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो बड़ी आंत के सीकम में। उसका नाम क्या है, ई कोलाई। देखो ऐसे दिखता है ई कोलाई, दिख रहा है कितना सुंदर सा है। हाँ, बेटा तुम्हारा ख्याल रख रहा है, ये बहुत प्यार किया करो, डेली जाके इसको पीडीएफ में खोलो, डेली रात में पप्पी देकर सोया करो इसको। सब ख्याल ये रख रहा है तुम लोग का, क्योंकि यही क्या करता है, ई कोलाई ही पचे हुए भोजन को किस में बदलता है, मल में बदलता है। यस, इसलिए लव यू ई कोलाई। ऐसा ई कोलाई हमारी आंतों में रहते हैं और विटामिन के, याद रखो ये क्वेश्चन अलग है, विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स का उत्पादन भी करते हैं। तो केवल भोजन का भैया कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें मल ही नहीं बना रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या उत्पादन कर रहे हैं, विटामिन के एंड बी 12। तो अगर आपके शरीर में कौन कौन सी विटामिन बनती है तो आप क्या बोल देंगे, क्योंकि हमारे शरीर में इकोलाई है तो इकोलाई कौन सी विटामिन डाल रहा है, के और बी 12। तो कौन सी विटामिन हमारे शरीर में बन जाएगी, के और बी 12। तो अगर इनको अगर बाहर से नहीं खा रहे हैं तो काम चल जाएगा, हमारे बाकी विटामिनों का ध्यान रखना है। तो बताइए इकोलाई कौन कौन सी विटामिन बनाते हैं, विटामिन के एंड बी 12। इसलिए याद कीजिए विटामिन के अगर ये बना रहा है, इसलिए आप पढ़े थे कि विटामिन के कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, बड़ी आंत से। क्योंकि जब बन रहा है भैया तो छोटी आंत में एब्जॉर्ब हो गया, मान लो होना भी था तो बड़ा आंत में तो के बन ही रहा है, तो वहां से एब्जॉर्ब होगा ना, इसलिए भाई के वहीं से एब्जॉर्ब होता है बड़ी आंत से, क्योंकि बनी वहीं पे रहा है। ठीक, यस। और बी 12 भी याद रखना। अगला बार आगे बढ़ते हैं, देखो इस तरीके का रियल में स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपका। अगला है कोलोन। अगला क्या है, कोलोन। कोलोन में क्या होता है भैया, सीकम, रेक्टम और कोलोन। तो ये कोलोन पानी का अवशोषण करता है, क्योंकि भाई इसको पूरा सीकम से भोजन ऊपर, मल को ऊपर लेके जाना है, फिर रेक्टम से, फिर रेक्टम फिर कोलोन। तो पानी कहाँ तक पूरा जाएगा, सीकम से पूरा जाएगा, रेक्टम तो जाएगा, अंतिम तक कहाँ पहुंचा देगा मल को, कोलोन में। तब तो वहां से पानी एब्जॉर्ब होगा ना, बीच से एब्जॉर्ब हो गया तो आगे कैसे घुसेगा वो, इसलिए पानी कहाँ पे अंतिम अवशोषण होगा, तो कोलोन से। तो पानी का अवशोषण कहाँ से होगा, तो कोलोन से। याद रहेगा ये बात, यस। हिस्टोलॉजी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, वो सब छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। एब्जॉर्बिव सेल, एब्जॉर्ब करने वाला सेल दिखा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
अगला आ गया कौन भैया, रेक्टम। अगला कौन आ गया, रेक्टम। तो सबको भोजन भैया सीकम से निकला, रेक्टम से होते हुए सीकम, कोलन, कोलन से होते हुए कहाँ पहुंच गया, रेक्टम अब पहुंच गया। अब रेक्टम को देखिए, वहां आपका पानी में एब्जॉर्ब हो गया। अब रेक्टम में आते हैं, मल का कुछ समय तक संग्रहण और फिर गुदा से निकास। तो पहले मल को इकट्ठा करके आने देगा, क्योंकि अब जो खाए तो इकट्ठा करके खाए हैं, तो इकट्ठा करके मल को पूरा इकट्ठा करेगा, ठीक। उसके बाद भी उसको एनस से बाहर करेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ये जो पूरे से दिख रही है यही क्या है आपका, रेक्टम। क्या है ये, रेक्टम, ठीक, यस। अब भैया आ गया हमारा पूरा, हम खाना खाए थे, बाहर निकालते तक पूरा पढ़ लिख नहीं पढ़ लिए, कैसे खाए, कैसे पचा, कहाँ पचा, कितना परसेंट पचा, किसके मदद से पचा, फिर क्या क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। अब वहां से जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, वो ब्लड लेकर के सेल के पास जाएगा, उसको देगा और ऊर्जा बनवा देगा। हमारा काम खत्म, ऊर्जा बन गया, हम जीवित हैं, ऊर्जा से चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, यस। अब बात आता है कि अगर आंतों में संबंधित बीमारी, क्योंकि आपको एक चैप्टर आपका हमारा स्वास्थ्य, तो बोला था हर चैप्टर में इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाते जाऊंगा, है ना, यस। तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अगर आपके भाई पाचन तंत्र में गड़बड़ी दिखेगा, तो आपको कौन कौन सी बीमारी दिखने मिलेगी, पीलिया, क्योंकि पीलिया किससे संबंधित है आपका, लीवर से। किससे संबंधित है, लीवर से, क्योंकि पीलिया में पीला रंग आ रहा है। पीला रंग बताइए किस वर्णक का होता है, बिलीरुबिन का होता है। बिलीरुबिन किस में था, पित्त रस में था। तो भैया की कौन इफेक्टेड होगा, यकृत, लीवर, क्योंकि बना कौन रहा है पित्त रस, यकृत, लीवर, यस। इसका मतलब आपके पित्त रस में, पित्ताशय में या लीवर द्वारा निकाले गए रस में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसीलिए बिलीरुबिन की मात्रा करने बढ़ने के कारण पीलिया वाले आदमी का आंख पीला पीला दिखता है, नखून पीला पीला दिखता है, हाथ पीला पीला दिखता है। समझ में आ गया बात ना, यस। तो कौन सा वर्णक बढ़ जाएगा आपके ब्लड में, बिलीरुबिन। कौन निकालता है बिलीरुबिन, किसमें पाया जाता है बिलीरुबिन, पित्त रस में। कौन बनाता है पित्त रस, यकृत या लीवर। तो कौन प्रभावित हो चुका है बीमारी से, लीवर। तो ये बताइए, आपको अगर पीलिया होगा तो आपका शरीर का कौन सा हिस्सा खराब हो चुका है, दिक्कत आ गया शरीर में, तो खराब नहीं, दिक्कत आ गया तो लीवर में। आइए, संकेत क्या होगा, आंखें और चमड़ी क्या दिखने लगेंगी, पीली पीली दिखने लगेंगी। क्लियर हो गई बात ना, यस। बिलीरुबिन का अतिस्रावण हो रहा है। कौन चीज ज्यादा निकल रहा है, तो बिलीरुबिन का अतिस्रावण हो रहा है, जरूरत से ज्यादा मात्रा में क्या निकल रहा है, बिलीरुबिन। इसलिए साइकिल भैया आँख ऐसा पीले दिखाई देगा, स्किन हाथ होता ऐसा पीले दिखाने लगेगा जैसे दिख रहे हैं व्यक्ति भाई साहब। आइए, अगला भैया आपको दिख रहा है यहाँ पर, बड़ी आंत की सिकुड़न। अगला देख लिया यहाँ पर, इस बड़ी आंत को अपना ध्यान देखिए, ये आपकी बड़ी आंत है। दूसरा बीमारी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी आंत कुछ दबाव आ गया, दब गया, अचानक से संकुचित हो गया है। तो अगर अचानक कहीं पे कॉन्ट्रेक्शन आ गया, संकुचन आ गया, बड़ी आंत सिकुड़ गई ऐसे, तो क्या यहाँ से मल यहाँ से आगे जा पाएगा, नहीं। तो मल तुम अगर आगे जाने की कोशिश करते रहेगा, कोशिश करते हुए दबा दी, तो क्या पाइप पे प्रेशर पड़ते रहेगा, पाइप पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या आपकी हाथ में दर्द देगा, हाथ में दर्द देगा तो क्या उससे जो तंत्रिकाएं जुड़ी हुई आपको दिमाग को बोलेंगे दर्द दे रहा है भाई, यस। इस चीज को यहाँ पे दिखा रहा है भैया, बड़ी आंत का सिकुड़न बोलते हैं। इसे बोलते हैं IBS, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। एग्जाम में बड़ी आंत का सिकुड़न नहीं देगा, ये लिख के देगा। IBS किससे जुड़ी हुई बीमारी है, क्या बोलेंगे, बड़ी आंत के सिकुड़न से। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। क्या, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम किससे जुड़ी बीमारी है, बड़ी आंत से। फुल फॉर्म क्या है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। याद रहेगा ना ये बात, यस। देखिए, तो इस तरह से भैया पेट आदमी पकड़ के अपना खड़े हो जाएगा पूरा। आइए, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या लक्षण होगा भाई, पेट दर्द ही देगा, सिंपल से एब्डोमिनल पेन आपको दिखाई देगा, डायरिया होने लगेगा, और आपको क्या दिखेगा भैया, कॉन्स्टिपेशन दिखाई देने लगेगा, ठीक, यस। ये उल्टा आगे बढ़ते हैं। अगला क्या गया, डायरिया। अगला क्या है, डायरिया। अब जब डायरिया होगा तो आप देख रहे हैं, बड़ी आता है, फटाफट भग रहा है, फटाफट निकल रहा है, आदमी दौड़ दौड़ के भाग रहा है, पेट पकड़ के भाग रहा है किसकी ओर, टॉयलेट की ओर। तो भैया अगर आपको हो गया भैया डायरिया, यानी कि दस्त हो गया, तब वो कहाँ दौड़ना पड़ेगा, टॉयलेट की ओर दौड़ना पड़ेगा, ए दई वो ऐसे करके, है ना, हाँ। तो भैया याद रखेंगे, बहुत अधिक क्यों होता है डायरिया। तो डायरिया होने इसका मतलब आपको याद कीजिए, मैंने बताया था कि आपके पूरे पाचन तंत्र में कौन सा मोशन होता है, पेरिस्टालसिस मोशन, क्रमाकुंचन मोशन। तो अगर भैया क्रमाकुंचन मोशन जब दबाता है तो खाना नीचे जा रहा है, फिर दबाए नीचे, फिर दबाए नीचे, फिर दबाए, और अगर मैं तेजी से दबाने लगूँ तो खाना तेजी से जाएगा, खाना तेजी से जाएगा। तो तेजी से जाएगा तो अगर क्रमानुकुंचन की स्पीड बढ़ गई तो क्या खाना तेजी से बाहर निकल जाएगा, अच्छे से बिना पचे निकल जाएगा, अच्छे से बिना एब्जॉर्प्शन के निकल जाएगा, बिना शोषण हुए निकल जाएगा, यस। तो डायरिया में यही होता है कि आपके अंदर जो क्रमाकुंचन गति है, पेरिस्टालसिस मोशन, क्या हो जाता है, टू मच हो जाता है, बहुत अधिक होने लगता है। फटाफट भैया पेट दबा के उसको बाहर निकाल दिया, आप खाए, फटाफट दबाया बाहर निकाल दिया, क्लियर हो गई बात ना। तो क्या बढ़ जाता है, पेरिस्टालसिस मोशन।
मल तरलता, कोई लिक्विड रूप में आपको मल निकलने, जितना पेट में मल तो निकलेगा, फिर आप पानी पी रहे हो तो भी फटाक से बाहर हो जा रहा है, तो मल रूप में भैया पूरा पानी की तरफ बह बह करके, दस दस तो देखते हैं ना, पूरा मल पानी की तरफ बहता है ना। ये सॉलिड मल नहीं, सॉलिड सॉलिड आपका मल बनने के लिए उसका अच्छे से पाचन होना जरूरी है। अगर मल भैया पतला हो रहा है तो मतलब पतला दस्त हो रहा है, यस, तो पतला दस्त होता है, इसका मतलब मल को पतला कर देता है, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ गई, पानी अब्जॉर्ब हो नहीं रहा है। अगर पानी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तभी तो भैया गीला है ना, तभी तो पानी रूप में निकल रहा है। अगर पानी अब्जॉर्ब कर ले तब तो सूख जाएगा, यस। तो इसका मतलब जो दस्त होगा तो आपके मल में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाए रहेगी, है ना, पानी अब्जॉर्ब नहीं हुए रहेगा, इसलिए पानी के रूप में भैया वो निकलते रहता है। क्लियर हो गई बात ना, यस। क्योंकि भाई तेजी से अगर परमाणु कुंचन हो रहा है तो तेजी से आगे मूव कर रहा है, तो उसमें से पानी खींचने का मौका ही नहीं मिल रहा है, इसलिए पानी उसमें मिला हुआ है, इसलिए पानी के रूप में वो निकलता है। तो मल में तरलता आपको दिखाई देगी, भोजन का कम अवशोषण हो पाएगा, क्योंकि तेजी से खाना भाग रहा है, तो एब्जॉर्ब कैसे करोगे आप, सिंपल सी बात है, यस। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला उसका उल्टा चलते हैं। अभी तो तेज क्रमण कुंचन हो रहा था, पानी बढ़ ज्यादा था, तो मल वो हो रहा था भैया, अब हो गया पानी कम कर दो, तो मल कड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि पानी भैया है ही नहीं उसको मूव कर, मल आपका कड़ा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ना। क्रमानुकुंचन स्लो हो जाएगा, तो पेट साफ ही नहीं हो रहा, 2 दिन हो गए पेट साफ नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत होगा, 2-3 दिन तक पेट साफ ही नहीं हो रहा है, नॉर्मल जैसे पेट साफ होता है पेट साफ ही नहीं हो रहा है, आपका मल कड़ा निकलने लगेगा। क्लियर हो गई बात, तो दर्द दोनों में ही देगा आपको। तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज में क्या है, बहुत धीमा होने लगेगा क्रमानुकुंचन, एकदम धीरे धीरे मूव, क्योंकि धीमा क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी ही नहीं है उसमें, आपके हाथों में पानी ही नहीं है, जब पानी नहीं तो धीरे धीरे खसक खसक के जाएगा ना वो, यस। मल से अत्यधिक जल का अवशोषण हो गया रहता है, तो पानी अवशोषित हो गया ज्यादा से ज्यादा, पानी है ही नहीं, तो मल धीरे धीरे खसक रहा है, इसलिए भी आपको समय के बाद आपका मल होगा। ठीक हो गई बात है, यस। तो बहुत दिक्कत करेंगे, वैसे मुंह का नहीं सोचा टेढ़ी आ जाएगा, तब जाके आपको भाई कहीं आपका मल साफ होगा। आइए, तो इसका तो मैं बोलता हूँ थैंक यू। बायोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र हो चुका है आपका खत्म। ठीक है, अरे बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सब हर दिन इससे गुजरते हो यार, काहे इतना खुश हो रहे हो, हैं? ठीक है, चलो अब पता लगे ना कैसे हो रहा है सब चीज, यस, ध्यान रखना। चलिए, तो आज नया टॉपिक चालू कर दें, चलो।